कन्नौज में बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। ट्रांसफार्मर लगाने के नाम पर उपभोक्ता से 25,000 रुपए वसूलने के आरोप में जेई झांगार को निलंबित कर दिया गया है। वही आरोप है कि ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कुल 28,000 रुपए में बात तय हुई थी। इसमें से 25,000 रुपए दिए जाने के बाद बाकी 3,000 रुपए की मांग की जा रही थी। आरोप है कि बकाया रकम नहीं देने पर बिजली सप्लाई बंद करने की धमकी दी गई। मामले में पीड़ित उपभोक्ता राजू नारायण ने कथित लेन देन से जुड़े सबूतों के साथ मंत्री असीम अरुण से शिकायत की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराई गई और इसके बाद अधीक्षण अभियंता ने जेई झंगाराम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जेई पर इस कार्रवाई के बाद मंत्री असीम अरुण ने पीड़ित उपभोक्ता और अधीक्षण अभियंता का आभार जताया। मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है और शिकायतों पर नियमानुसार कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल निलंबन के बाद विभागीय स्तर पर मामले की जांच जारी है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ट्रांसफार्मर लगाने जैसी जरूरी सेवा के लिए पैसे मांगने की नौबत क्यों आई? क्या विभाग में ऐसी शिकायतों की पहले भी अनदेखी होती रही? यह तमाम तरीके के सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। कन्नौज में भ्रष्टाचार के नाम पर उगाही की मामला सामने आया। ट्रांसफार्मर के नाम पर 25,000 रुपए वसूली का आरोप लगा है और इसी के साथ आपको बता दें कि 28,000 रुपए में बातचीत तय हुई थी। तो वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कन्नौज से हमारे संवाददाता रईस खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, जिस तरीके से ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर के रिश्वत की बात सामने आई है, आखिर ये पूरा मामला क्या है? किस तरीके की उगाही की बात सामने आई है? जी, आपको बता दें कन्नौज में बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है। एक कनेक्शन के नाम पर जेई शिवराम द्वारा एक युवक से पैसे की मांग की। जब उसने पैसे नहीं दिए, लगातार जेई द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था, जिसकी शिकायत उन्हें मैं स्वास्थ्य समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को दी। असीम अरुण ने जांच कराई। जांच में बिजली विभाग का जेई दोषी पाया गया, जिसको उन्होंने सस्पेंड किया है। जी ठीक है, क्या ये पहला मामला था जो सामने आया या इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं? इससे पहले भी एक कन्नौज के जलालाबाद क्षेत्र का जेई को एंटी करप्शन टीम पकड़ चुकी है। इतना ही नहीं, अगर बिजली विभाग की बात की जाए, जहां ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत के साथ एक किए हुए भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लगातार चेकिंग वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के एसडीओ से लेकर कर्मचारी अपनी मनमानी पर है। अगर बिल की बात की जाए, लोगों का बिल ज्यादा भेजा जाता है, 15-15 दिन दोहराया जाता है, उसके बाद भी बिल नहीं ठीक किया जाता है, क्योंकि एसडीओ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से वसूली करवाते हैं, उसके बाद बिल ठीक करवाते हैं। जी ठीक है, अगर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और अभी जेई सस्पेंड है, तो क्या विभाग में किसी तरीके की कोई अभी डर नहीं है इनके अंदर? पहले भी कार्रवाई हुई है, अब भी बड़ा कदम उठाया गया है, तो उसके बावजूद भी उगाही के ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, तो क्या इनके अंदर किसी तरीके का खौफ नहीं है? जी, अगर देखा जाए कन्नौज की अगर बात की जाए, कन्नौज बिजली विभाग बेलगाम हो चुका है। यहाँ पे इन्हें किसी का भय नहीं का। एंटी करप्शन टीम इससे पहले जेई को पकड़ चुकी है। उसके बाद जेई रिश्वत मांगते हुए जो शिकायत उपभोक्ता ने की थी, मंत्री असीम अरुण ने उसे सस्पेंड भी कराया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल तो यहाँ पे उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ट्रांसफार्मर लगाने जैसी जरूरी सेवा के लिए पैसे मांगने की नौबत आई ही क्यों? जी, आपको बता दें कि अगर कहीं ट्रांसफार्मर फूक जाता है, कि जबकि मंत्री का आदेश है ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर वहां उपलब्ध होगा, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, यानी कि वो आजकल करके चरकाते हैं ट्रांसफार्मर नहीं है, तो ग्रामीण लोग क्या करते हैं, आपस में चंदा वसूलते हैं। चंदा वसूल करके हजारों रुपया इन कर्मचारियों को देने के बाद ही ये ट्रांसफार्मर वहां पहुंचाते हैं। ठीक है रईस, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां रायबरेली में देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक सड़क किनारे मौजूद एक रेहड़ी दुकानदार को टक्कर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और वहीं घटना महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में महावीर स्ट्रीट स्कूल के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि देर रात अरविंद सड़क किनारे अपनी रेहड़ी पर मौजूद थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल को बाहर निकालने की कोशिश की। लाइव वीडियो में हादसे की भयावह तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और भीड़ जमा हो गई।
गंभीर हालत को देखते हुए घायल अरविंद को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों और ट्रक चालक की भूमिका की जांच कर रही है। देर रात हुए इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जो कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जिस तरीके की ये वायरल वीडियो सामने आई है, एक लाइव वीडियो सामने आया है जिसने एक ट्रक ने रेहड़ी मजदूर को टक्कर मार दी। टक्कर कितनी जोरदार थी कि मजदूर अपनी रेहड़ी के साथ काफी दूर तक गिरता हुआ नजर आया है। तो इटावा के भरथना में लगी नुमाइश में छल्ला डालो इनाम पाओ खेल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि एसएवी इंटर कॉलेज के गेट के सामने झूलों के पास चल रहे इस खेल के जरिए युवाओं से पैसे लिए जा रहे हैं। खेल संचालक 30 रुपए में 4 छल्ले देकर सामान जीतने का लालच दे रहे हैं। मौके पर लोहे की टेबल पर कोल्ड ड्रिंक, साबुन और दूसरे सामान रखे गए हैं। युवाओं को बताया जाता है कि छल्ले के सामान को निशाना बनाकर उसे जीतना है और इसी लालच में कई युवा खेल में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि खेल में पैसे गंवाने के बाद कुछ युवाओं ने इसे ठगी बताते हुए सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मनोरंजन के नाम पर युवाओं से हजारों रुपए तक वसूले जा रहे हैं। अब इस खेल को लेकर मेला ठेकेदार और प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों का सवाल है कि आखिर नुमाइश में इस तरह के खेल को अनुमति किस आधार पर दी गई? क्या खेल के नियमों और संचालन की जांच की गई थी? फिलहाल इन सवालों के जवाब का इंतजार है। तो एटा में सरस्वती शिशु मंदिर के सैकड़ों नन्हे मुन्ने बच्चों ने कांवड़ यात्रा निकालकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति का संदेश दिया। बच्चे अपने अपने घरों से गंगाजल लेकर विद्यालय पहुंचे, जहां से उन्होंने रंग बिरंगी पोशाकों में छोटी छोटी कांवड़ उठाई। इसके बाद बच्चों ने कंधे पर कांवड़ सजाकर पैदल यात्रा शुरू की और इस दौरान बच्चे भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। यात्रा रेलवे रोड स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंची, जहां बच्चों ने गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। नन्हे कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कोतवाली नगर पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहा। इस दौरान पालिका अध्यक्ष सुधा गुप्ता और प्रतिनिधि पंकज गुप्ता ने बच्चों का स्वागत किया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं और इसी क्रम में बच्चों ने भी कांवड़ यात्रा निकालकर जलाभिषेक किया और भक्ति का संदेश दिया है। तो आगे रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां इटावा सदर से बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक एक फरियादी को फटकार लगाती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि फरियादी अपनी समस्या को लेकर विधायक के पास पहुंचा था और उसने अपनी शिकायत समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पर लिख रही थी। वीडियो में सपा के लेटर पैड को देखकर विधायक नाराज होती नजर आई हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि विधायक फरियादी से अपनी समस्या सांसद और चेयरमैन के पास ले जाकर समाधान कराने की बात कहती नजर आ रही हैं। इसके बाद वो फरियादी को फटकार लगाकर वहां से जाने के लिए कहती दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। वीडियो कब और कहां का है, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। एटा में भयमुक्त समाज की दिशा में जिला प्रशासन की पहल को लगातार नागरिकों का समर्थन मिल रहा है। जिले में अब तक 258 लाइसेंसधारियों ने स्वेच्छा से अपने सशस्त्र लाइसेंस प्रशासन को समर्पित किए हैं। वहीं प्रशासन की इस पहल को कानून व्यवस्था मजबूत करने और समाज में सुरक्षा का माहौल बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने 4 नागरिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान डीएम ने कहा कि स्वेच्छा से शस्त्र लाइसेंस समर्पित करना कानून के प्रति सम्मान और जिला प्रशासन पर नागरिकों के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण तैयार करना है, जिसमें हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे। जिला प्रशासन ने उन अन्य लाइसेंसधारियों से भी अपील की है कि उन्हें अब शस्त्र रखने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वेच्छा से अपने लाइसेंस समर्पित कर इस अभियान में सहयोग करें। प्रशासन ने नागरिकों के सहयोग को सामाजिक जिम्मेदारी की सकारात्मक मिसाल बताया है। तो हरिद्वार में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने ध्वजारोहण समारोह के साथ देशभक्ति कार्यक्रम
खेल कूद, वाद विवाद, निबंध लेखन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी ली है। उन्होंने सभी विभागों को जिम्मेदारी के साथ अनुरोध अनुसार समय से व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रमुखता दी जाएगी, तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई, सुरक्षा, यातायात और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को भी समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर निर्धारित समय सीमा में तैयारियां पूरी करने को कहा गया। प्रशासन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस समारोह को गरिमापूर्ण, व्यवस्थित और आकर्षक तरीके से आयोजित करना है। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अपनी अपनी तैयारियों की जानकारी जिलाधिकारी के समक्ष रखी। तो चलिए रुक कर लेते खबर की ओर, जहां देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंता जताई। उन्होंने मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया और फॉर्म 7 के जरिए दर्ज कराई जा रही आपत्तियों का मुद्दा आयोग के सामने रखा। गोदियाल ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी तरह के बदलाव की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। कांग्रेस ने आयोग से आपत्तियों की उचित जांच और सभी पात्र मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। गोदियाल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने पार्टी की चिंताओं को विस्तार से रखा और कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में किसी भी दावे या आपत्ति का निष्पक्ष तरीके से परीक्षण जरूरी है। वहीं कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने और वास्तविक मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया। अब आयोग की ओर से इन चिंताओं पर क्या कदम उठाए जाते हैं, अब इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें महुआ खबर। नमस्कार।